बढ़िया है ना। और इसमें इसमें तो एक ही दिख रहा है। ये अभी दिखने लगे हैं, पहले से दिख रहे थे? उधर वाली टीवी पे। पहले तो आप एनएलएम की ईएलपी में कुछ होमवर्क दिया था मैंने, और कल ईएलपी मिल गई थी आपको। आज आ गई। चलो तो फिर पहले ईएलपी मिल जाने दो, उसके बाद डिस्कस करेंगे। कुछ सवाल नहीं आए इसीलिए तो डिस्कशन करते हैं मूर्ख। चलिए क्वेश्चन एक यहां पर अपन देखते हैं। एक स्थिति अपने को यहां पर ऐसी दी गई है जिसमें हमने एक गेंद को दीवार के 753 डिग्री के कोण पर टकराते हुए देखा 10 मीटर प्रति सेकंड से, और वैसे ही वो टकराकर लौट गई उतनी ही चाल से। संवेग में परिवर्तन का परिमाण और औसत बल का परिमाण दोनों ज्ञात करो।
पहले वाले में 3.2 आप बता रहे हैं, तो चलिए इस तरीके की स्थिति को अपन ने पहले देखा हुआ है कि संवेग में परिवर्तन कैसे ज्ञात किया जाता है। इस स्थिति के समाधान के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, घटक करते हैं। जो भी संवेग है उन आ रहे और जा रहे संवेगों का हम घटक कर लेंगे। घटक करने के लिए क्या करते हैं, गौर से सुनिएगा बात को, कि सीधा सा काम यहां पर होगा कि ये 53 डिग्री का कोण है, एक तो इसका बनेगा क्षैतिज घटक, एक इसका बनेगा ऊर्ध्वाधर घटक। मैं फिर से कहता हूं कि जो जा रही गेंद है, एक तो उसका बनेगा क्षैतिज घटक, एक उसका बनेगा, जो एकांतर कोण है, अगर ये 53 डिग्री है, ये भी 53 डिग्री। इस संवेग का जिसके साथ 53 डिग्री कोण है वो कौन सा घटक बनेगा, कॉस। यानी ये नीचे वाला घटक क्या कहलाएगा, पहले एम और वी को गुणा कर लो, दो आना भैया, एम और वी को गुणा कर लो, आया दो, और दो का कौन सा घटक, कॉस घटक, तो ये हो जाएगा 2 cos 53, और ये हो जाएगा 2 sin 53। दिशाएं दे दो साथ में, तो ये आई कैप और ये माइनस जी कैप। बिल्कुल वैसे ही यहां पर ये 53 है तो ये वाला भी 53, और ये यहां पर अगर 53 हो गया तो ये नीचे वाला घटक हो जाएगा वापस से 2 cos 53 डिग्री माइनस जे कैप, और ये उधर जाने वाला घटक हो जाएगा 2 sin 53 डिग्री माइनस आई कैप। फिर मैंने एक बात सिखाई थी कि बेटे अगर आप यहां पर देखोगे तो जो दीवार के अनुदिश ये वाला जो घटक है, ये घटक पहले भी नीचे की ओर था, अभी भी, यानी इस वाले घटक में कोई परिवर्तन, घटक में जो परिवर्तन हुआ है वो कि ये दीवार की तरफ आ रहा था, टक्कर के बाद दीवार से दूर जा रहा है। जिस घटक में परिवर्तन हुआ है उस घटक को हम कुछ ऐसा यहां पर दिखा सकते हैं, और यहां से हम बात कर सकते हैं कि अब चूंकि संवेग में परिवर्तन डेल्टा पी कैसे लिखा जाएगा, तो आप कहेंगे अंतिम अंतिम ये वाला हो जाएगा, जिसको लिख सकते हैं माइनस sin 53 4/5, तो ये हो जाएगा 8/5 आई कैप, और वो वाला यहां पर बीच में माइनस लगाकर 8/5 वो भी हो जाएगा 8/5 आई कैप। तो कुल मिलाकर ये हो गया माइनस का 16/5 आई कैप। फिर ऐसी स्थितियों में मैंने कहा था कि अगर इसका परिमाण निकालना हो, परिमाण निकालना हो तो जब सिर्फ वहां पर कभी आई कैप या सिर्फ कभी जे कैप या सिर्फ कभी के कैप ही वहां उस पद में हो, तो वहां अंडर रूट वाला वो फॉर्मूला लगाने की जरूरत, सिर्फ सीधा सीधा काम करेंगे, तो माइनस हट जाएगा और एक आई कैप जे कैप या के कैप जो भी है वो हट जाएगा, और बची हुई संख्या ही परिमाण है। और एवरेज बल निकालना है, औसत बल निकालना है, तो क्या करेंगे, डेल्टा पी बटे डेल्टा टी। डेल्टा टी कितना, 0.1, पॉइंट हटाने के बदले ऊपर एक जीरो आ जाएगा और आ जाएगा 160/5, तो कितना आ जाएगा, 32 32 न्यूटन ये आ गया, और इसको कितना बोल रहे हो, 3.5 kg मीटर प्रति सेकंड ये आ गया। आपका 3.2 आया क्या था, डेल्टा पी आया था ना, या डेल्टा एफ आया था। इस सवाल को सुन लो, इसमें क्या किया जा रहा है, एक गेंद को किसी 45 मीटर की ऊंचाई से गिराया जा रहा है, वो यहां से टप्पा खाती है और कितनी ऊंचाई तक पहुंचती है, यानी उसने सतह के साथ टक्कर करके अपने संवेग में परिवर्तन किया नहीं किया, और संवेग में परिवर्तन किया तो बल लगा कि नहीं लगा, संपर्क समय हमने दे दिया, बल और बल का परिमाण दोनों निकालने हैं। आराम से ध्यान से सोच समझकर इसे सॉल्व करो। नहीं,
कितना? 200 न्यूटन। उस सवाल में आने वाली समस्याओं को, क्योंकि जिनका आंसर आना था आ चुका होगा, जो जहां उलझे हैं मैं उस पॉइंट पर बात करता हूं। मुद्दा है काइनेमेटिक्स की थोड़ी सी एलिमेंट्री इंफॉर्मेशन, और मैं चाहता हूं कि जो मैं जैसा कहना चाहता हूं उस बात को सुने, समझे। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं बेटे, काइनेमेटिक्स हमें ये सिखाएगी कि जब किसी h1 ऊंचाई से कोई गेंद विराम से गिराई जाएगी और वो गेंद जब यहां तक आएगी तो उसका कुछ ना कुछ वेग होगा। इस सवाल में कुछ लोग शायद यहां शुरुआत में ही उलझ गए या उलझ सकते हैं कि सर संवेग में परिवर्तन का इस्तेमाल किया जाएगा और उससे बल निकाला जाएगा, क्योंकि डेल्टा पी बाई डेल्टा टी होता है औसत बल। डेल्टा टी दिखाई दे रहा है 0.4 सेकेंड, और उस डेल्टा टी का बस मुझे ये काम करना है कि डेल्टा पी पता लग जाए। और वो क्या कर रहे होंगे कि सर ये शुरू में भी विराम पे था, बाद में भी विराम पे आ चुका है, तो यहां और यहां संवेग में परिवर्तन कितना? 0। और संवेग में परिवर्तन 0 तो कुल औसत बल भी 0। पर अब ध्यान देने योग्य बात यहां पर यह है, मैं सबसे ध्यान चाहूंगा, ध्यान देने योग्य बात यहां पर यह है कि ये संपर्क समय, जो अंतराल, जो समय अंतराल दिया है, ये कौन सा है? संपर्क में रहने वाले इस दौर का, कि जितनी देर वो गेंद उस धरातल के संपर्क में रही, सिर्फ उसी अंतराल की बात करना चाहता हूं मैं, उसी अंतराल में औसत बल निकालना चाहता हूं मैं। और जितनी देर वो गेंद धरातल के संपर्क में रही उतनी देर में क्या हुआ कि बॉल टकराने के लिए जस्ट नीचे पहुंच चुकी है और टकरा के जस्ट ऊपर जाने को तैयार हो चुकी है। ये है हमारा संपर्क समय। यानी मेरे लिए अब अंतिम संवेग और प्रारंभिक संवेग होगा वो यहां और यहां वाला नहीं, यहां और यहां वाला होगा। इसे मैं कहूंगा अंतिम संवेग, इसे मैं कहूंगा प्रारंभिक संवेग। ये तो पहली समस्या जो मैं चाहता था कि मुझे बतानी है, इसलिए मैंने बात कर ली। अब मैं आपको ले आता हूं इस बात पर कि चूंकि जब यहां से यहां तक गेंद आएगी, यहां टकराने वाली होगी, टकराने के ठीक पहले उसका वेग ज्ञात करने के लिए आप काइनेमेटिक्स में एक साधारण सा स्टेटमेंट पढ़ेंगे कि विराम से गिरी हुई कोई वस्तु जब कोई ऊंचाई h गिरती है तो उसका वेग जो हो जाता है वो √2g(h) हो जाता है। और मैं इसका उल्टा भी यहां पर कहना चाहता हूं कि जब कोई गेंद नीचे से फेंकी जाती है या सतह से टकराकर ऊपर जाती है और वो किसी h ऊंचाई तक जाकर रुक जाती है तो फेंका गया या टक्कर के बाद वाला वेग भी समान इसी फॉर्मूले से निकाल लिया जाता है। यानी कुल मिलाकर अगर आगे भविष्य में भी कभी हम जब कोई एक सवाल करेंगे जिसमें मुझसे कहा गया कि एक गेंद को फेंका गया और वो 5 मीटर की ऊंचाई तक पहुंचती है, बताओ कितने वेग से फेंका गया, तो मैं चाहता हूं इस फॉर्मूले को यूज कर लूंगा, √2gh, जहां g का मान 10 या -10, 10 रखा जाएगा। फॉर्मूला का मतलब होता है अब इस फॉर्मूला में अपना एक्स्ट्रा ज्ञान नहीं लगाना। फॉर्मूले का मतलब होता है अब अनावश्यक ज्ञान नहीं लगाना है। फॉर्मूला मतलब जो जैसा उसका सांख्यिक मान है वही रखना है। अब यहां 10 और -10 के साथ खेलने जाओगे तो जल जाओगे। कहने का मतलब अंडर रूट में माइनस आ जाएगा, और अंडर रूट में माइनस तुम में से एक को भी आता हो, आयोटा का ही हो चबाया। अंडर रूट -1 उसको उसको क्या डील करते हैं, वो किस चीज को रिप्रेजेंट करता है? एक इमेजिनरी नंबर को व्यक्त करता है, और इमेजिनरी नंबर को व्यक्त करने के साथ उसके अलग परपेंडिकुलर एक्सिस, मतलब जो जो रेगुलर अपने नंबर्स हैं उनसे हटके उसका अलग रिप्रेजेंटेशन होता है, जिसका फिजिकल मीनिंग निकालना हम यहां पर बैठे लोगों के अपने हिसाब से वो उचित नहीं है। हाँ, जानते हैं कि वो अंडर रूट -1 के अंदर अपन उसको आयोटा लिख देते हैं, पर उसका रिप्रेजेंटेशन क्या है वो अलग चीज है। तो फिलहाल हम वापस यहां जाते हैं कि अगर मैं यहां से कहता हूं कि ये जो चीज है यहां से नीचे, ऊपर से नीचे आती, टक्कर के ठीक पहले भी, भविष्य में ऐसा कोई सवाल आएगा तो ऊंचाई जानेंगे तो क्या उसके टकराने के ठीक पहले का वेग निकाल लेंगे?
ऊंचाई जानेंगे तो टक्कर के ठीक बाद का वेग निकाल लेंगे। तो यही चीज यहां पर अपना लो। बताओ 45 मीटर की ऊंचाई से आया तो ये वेग कितना हो जाएगा? तो देखोगे 45 गुणा 2 90 गुणा 10 का अंडर रूट किस तरफ? अरे किस तरफ? तो वेग क्या हो जाएगा? -30 जे कैप। तो संवेग क्या हो जाएगा? अरे द्रव्यमान से ही तो गुणा करना है। तो संवेग क्या हो जाएगा? -60 जे कैप। कौन सा वाला? इनिशियल वाला। वैसे ही फाइनल वाला बता दो, तुरंत बता दो। पहले वेग निकालो। h2 का मान 5। 5 इंटू 2 10 इंटू 10 100। 100 का अंडर रूट 10। 10 किधर? ऊपर। ऊपर मतलब जे कैप। गुणा किया द्रव्यमान से तो 20 जे कैप। और हमारा काम यहीं से खत्म, क्योंकि हमें करना आता है पी फाइनल माइनस पी इनिशियल। तो यहां से हम लिख देंगे औसत बल बराबर पी फाइनल माइनस पी इनिशियल बटे लगा हुआ समय 0.4। और पी फाइनल पी इनिशियल 20 जे कैप, फिर माइनस, फिर एक और माइनस जिसको मिलाकर प्लस जी कैप बटे 0.4। ये हो जाएगा 80 जी कैप बटे 0.4। पॉइंट से हटाएंगे 800 आ जाएगा। 800 को 4 से काटेंगे 200 जी कैप। यानी जो बल लग रहा है सतह द्वारा गेंद पर, किधर लग रहा है? ऊपर की ओर, जे कैप की दिशा में। हाँ के ना? और उसका परिमाण कितना लिख देंगे? 200। इस चीज को समझो, इस चीज को समझो कि मैं इस सवाल में समय लगाया, हर एक चीज को बताया। यानी यहां पर इस सवाल में गलतियां होने की संभावना शायद नॉर्मल सवालों से ज्यादा रही होगी। जब भी ऐसा सवाल आएगा 40-50% बच्चे पेन रख चुके होंगे कि ये इसमें तो आंसर ही नहीं आ रहा। और मैं चाहता हूं कि आप बिल्कुल जो मैंने कहा, जैसे शब्द मैंने कहे वो शब्द फॉलो करें, वो प्रोसेस फॉलो करें। तो लिखते टाइम गौर से एक बार देखते जाएं आराम से, एक एक चीज को बढ़िया। और कोशिश करें कि जब भी अगली बार अपने को मौका मिले हम गलतियां ना करें इसमें। दिशा का विशेष ध्यान रखना है। टकराने के ठीक पहले वाली दिशा नीचे है, तो टक्कर के ठीक बाद वाली दिशा ऊपर ही होती है। हुआ? देख लिया? चलिए तो आगे बढ़ते हैं। कुछ स्थितियां यहां पर अपन जानना चाहते हैं, और केस 1 केस 2 केस 3 करके अपन उनको पढ़ेंगे। बहुत साधारण सी बातें हैं, सवाल उतना परेशान नहीं करेगा। बात जो मैं कहना चाह रहा हूं अगर अपन ने वो पूरा सुना है तो। मेरा कहने का मतलब यहां पर कुछ ऐसा है कि अभी तक अपन ने जो भी 3-4 जो भी सवाल किए हैं, आपने देखा कि सतह से सीधा आ रहा है, सीधा जा रहा है, तो संवेग में परिवर्तन कितना है, बल कितना लगेगा। किसी कोण पर आ रहा है, कोण पर जा रहा है, तो संवेग में परिवर्तन और बल निकाल लिया। इनफैक्ट अपन ने तो ट्यूब वाला वो सवाल भी किया, इसमें भी अपन ने पता कर लिया कि वहां समय ना दिया जाता है, फिर भी हम समय पता कर लेते हैं।
सिंपल फॉर्मूला लगाते समय पता करने के लिए, दूरी बटे चाल। बहुत बढ़िया। और एक कंडीशन मैंने बताई दी थी कि ये फॉर्मूला तब तक वैलिड है जब तक चाल नियत हो। नहीं लिखा हो तो लिख लेना उस फॉर्मूले के, यहाँ पे तुरंत लिख लेना, उस सवाल में जाकर तुरंत वहां पर लिख लेना, जहां पर भी आपने समय बराबर दूरी बटे चाल लिखा है वहां आजू बाजू कहीं भी लिख लेना, जब तक चाल नियत हो समय बराबर दूरी बटे चाल लगाया जाता है। चलिए, ओके, तो अब यहां से अपन इन परिस्थितियों पर आगे बढ़ते हैं। केस 1 2 3 तीन केस बनाएंगे। गौर से सुनिएगा, सब लोग ध्यान से सुनिएगा, समस्या के नाम पर कुछ भी नहीं है, बस बात अपने को अंदाजा लगाने की है। वो क्या है, अभी क्या होगा कि एक गेंदों की या किन्हीं छोटे छोटे पत्थरों की इस तरीके से एक बौछार कराई जाएगी। प्रत्येक गेंद या प्रत्येक पत्थर जो फेंका जा रहा है उसका द्रव्यमान समान लिया जाएगा, समान चाल से उसे प्रक्षेपित किया जाएगा, फेंका जाएगा, और ऐसे लगातार एक नहीं बहुत सारे। एक होगा तो उसके लिए हम जानते, हमने किया है सवाल कि एक गेंद जाती है और टकरा कर वापस आती है तो उसके संवेग में परिवर्तन कितना, 2mv। मानते हैं। अभी एक नहीं बहुत सारी एन संख्या में एन गेंदें फेंकी जाएगी और जाएंगी, और उस स्थिति में दो केस तो ऐसे बनेंगे। पहला कि एन गेंदें फेंकी जा रही है किसी समय अंतराल में, लगातार एक बौछार हमने करा दी और वो जाती है और जाकर दीवार से टकराती है और दीवार से टकरा के विराम पर आ जाती है। पहला केस। केस नंबर 2, वही सारी गेंदें बिल्कुल सेम तरीके से फेंकी गई, जाती है, दीवार से टकराती है और समान चाल से रीबाउंड होकर, बाउंस बैक होकर वापस आती है। दूसरा केस। पहले और दूसरे केस में अंतर स्पष्ट है, तो दोनों केसेस को पहले मैं यहां पर बता देता हूं। मैंने कहा कि यहां हमारे पास एक दीवार है और यहां पर एम द्रव्यमान की एक कोई गेंद या पत्थर, ऐसे बहुत सारे गेंदे या पत्थर जाते हैं, और भी मैं कई सारे बना सकता हूं, और यहां पर आकर रेस्ट पर आ जाते हैं। कितनी गेंदें कितने समय में फेंकी गई है उसके हिसाब से हम पता कर सकते हैं यहां कितनी गेंदें टकरा रही है। तो इसके लिए यहां पर हो जाएगा एन द्रव्यमान डेल्टा टी समय में। यानी एन द्रव्यमान या एन वस्तुएं या एन गेंदें डेल्टा टी समय में फेंकी जा रही है, तो निश्चित रूप से आप यहां पर समझ सकते हैं कि यहां टकराने वाली गेंदें भी डेल्टा टी समय में कितनी होगी, एन ही होगी। तो संवेग में परिवर्तन भी कितने गेंदों में होगा, एन गेंदों में ही होगा, और लगातार हो रहा होगा। गेंद आती जा रही है, टकराती जा रही है, लगातार बल लगता जा रहा है, और उसी लगने वाले लगातार लग रहे उस बल को ही, दीवार पर जो बल लग रहा है उसी बल को हम ज्ञात करना चाहते हैं। तो हमने यहां से क्या सीखा, हमने सीखा कि इस स्थिति में यदि मुझे औसत बल निकालना है, एफ एवरेज निकालना है, परिमाणात्मक रूप में बात कर लेता हूं, तो मेरा फॉर्मूला तो क्लियर है, डेल्टा पी बटे। अब मेरा बस एक सवाल यहां पर आपसे है कि एक गेंद जो आ रही है, एक गेंद जो आ रही है उसके संवेग में परिवर्तन कितना है परिमाण रूप में, क्योंकि आने से टकराने से ठीक पहले उसका संवेग, टकराने से ठीक पहले उसका संवेग 0। अबे भंडो क्या, टकराने से ठीक पहले उसका संवेग, प्रभु खून ना चूसो ऐसा तो यार, टकराने से ठीक पहले गेंद का संवेग 0 था, वाह। और टकराने के ठीक बाद तो संवेग में परिवर्तन mv। तो एक गेंद के संवेग में कितना परिवर्तन प्राप्त हुआ, ऐसी कितनी गेंदें हैं, कितनी देर में। क्लियर है, इतना ही काम अपने को करना है किसी भी सवाल में।
कभी तो लगता है तुम स्क्रू ढीले लेके आए हो। शांत रहे, ज्यादा बढ़िया रहेगा स्वास्थ्य के लिए भी और भविष्य के लिए भी। मतलब बोले पर ऐसा ऐसा ना बोले कि मुझे ऐसा लगे कि तुम अनावश्यक बोलते हो। हाँ, चलिए, माफ किया फिलहाल के लिए। आगे बढ़ते हैं। हमने यहां पर कहा कि दूसरा केस जिसमें मैंने क्या कहा कि यहां पर बाउंस बैक, जिसको कहते हैं बेटे रीबाउंड, यानी यहां पर ये रेस्ट पर ना आकर मैं एक शब्द लिख देता हूं, रीबाउंड करेंगी। और रीबाउंड करेंगी उसी किसी वी रफ्तार से, यानी गेंदे आकर टकरा कर रुकने के बजाय वी रफ्तार से रीबाउंड करिए। और सेम काम वही हो रहा है, एन द्रव्यमान जो आ रहे हैं, एन गेंदे जो आ रही है डेल्टा टी समय में उतनी आ रही है। अब मैं पूछता हूं कि यदि उस आ रही गेंद का या आ रहे पत्थर का आता यानी प्रारंभिक समय, टक्कर के ठीक पहले का संवेग कितना है, टक्कर के ठीक बाद का संवेग कितना है, माइनस एमवी, तो संवेग में परिवर्तन -2 mv, तो परिमाणात्मक रूप में 2 mv। ये कितनी गेंदों के लिए है, ऐसी कितनी गेंदें हैं, कितने समय में, और वही क्या हो जाएगा, दीवार पर आरोपित औसत बल। इसमें एक चीज आप यहां पर ये समझ ले, जो हमने पढ़ा नहीं है फिलहाल, पर मैं आपको उसका रेफरेंस दे सकता हूं कि न्यूटन का तृतीय नियम एक चीज कहता है, जानते हैं ना। उसी को यहां पर रेफरेंस बनाकर मैं ये कहना चाहता हूं कि सवाल आपसे कहानी पूरी बताकर ये भी पूछ सकता है, गेंदों द्वारा दीवार पर आरोपित औसत बल, या ये भी कहा जा सकता है दीवार द्वारा गेंदों पर आरोपित औसत बल। दोनों क्या है, तो दोनों तरीके के लैंग्वेज में आपका आंसर सेम आना चाहिए, परिमाणात्मक रूप में। दिशा अलग होगी। दिशा, दीवार पर बल किधर लगेगा, और गेंदों पर, मानते हैं कि नहीं है भाई। अगर मैं दीवार पर आगे बल लगा रहा हूं तो दीवार पर आगे ही बल लगेगा, और दीवार प्रतिक्रिया स्वरूप मुझ पर पीछे बल लगाएगी, यानी गेंदों पर पीछे बल लगाएगी। क्लियर। चलिए, यहां से तीसरी परिस्थिति पर मैं आपको ले आता हूं, केस नंबर 3। अभी हमारे यहां सिस्टम में एक बंदूक या एक मशीन गन या ऑटोमेटिक गन, जो भी आप बोलना चाहें वो है, और यहां से हम बुलेट्स फायर कर रहे हैं। और जैसे ही यहां से बुलेट को फायर किया जाएगा, बुलेट फायर होकर एम द्रव्यमान की जो बुलेट है वो वी चाल से बाहर निकलेगी। इस पूरी प्रक्रिया में मैं यहां पर आपको यह समझा दूं कि जब बंदूक से गोली निकलती है तो गोली पर बल लगता है किधर, आगे, और गोली प्रतिक्रिया स्वरूप बंदूक पर बल लगाती है पीछे, परिमाण में बराबर, दिशा में विपरीत। सही बात है। अब ऐसी एक गोली तो है नहीं, मशीन गन हम इस्तेमाल कर रहे हैं, बहुत सारी एन गोलियां हम फायर करेंगे। तो वापस से मैं लिख देता हूं, एन बुलेट्स इन डेल्टा टी टाइम, चलेगा इतना, एन बुलेट्स इन डेल्टा टी टाइम। तो अब यहां पर सवाल मेरा वापस से वही आ जाता है कि जब गोलियां वहां से दागी जा रही हैं तो बंदूक पर लगने वाला औसत बल कितना है, एफ एवरेज कितना है। तो बताइए एक गोली जब हमने फायर की उसके संवेग में परिवर्तन कितना। चलो ये बताओ, चलो वो भी छोड़ो, आप मुझे बताओ कि गोली का प्रारंभिक संवेग कितना है, और अंतिम, अंतिम 0। ऐसे कहां दाग लिया गोली तू भैया। बेटे मैंने इसीलिए दोनों जगह गोली बनाई है कि पहले गोली बंदूक के साथ है, उसका वेग 0, उसका संवेग, जैसे ही गोली फायर की गई उसके पास वेग आया, संवेग आया कितना, एमवी, तो संवेग में परिवर्तन कितना हो जाएगा, एमवी। ऐसी कितनी
कितनी देर में। ये हमारी सीधी सी प्यारी सी कहानी है। मैं फिर से कह रहा हूं कि अगर किसी को लगता है कि सर इसमें आप दिशा नहीं बता रहे हैं, बेटा मैं फॉर्मूले से दिशा बताने का कंफ्यूजन करना भी नहीं चाहता। मैं नहीं चाहता यहां पर प्लस माइनस में मैं उलझा दूं आपको। बस मैं इतना कहूंगा, अगर दिशा पूछ भी ली जाए तो आपके दिमाग के अनुसार दिशा बता दे कि दीवार पर, गोलियों पर, खत्म। ये लिख ले तुरंत। शायद इन दोनों से समझ जाएंगे बेटे कि यहाँ रेस्ट पर, यानी गोली जो भी पत्थर है टकरा कर विराम पर आ रहे हैं और इसमें रिबाउंड कर रहे हैं, यानी वापस लौट रहे हैं। क्लियर है ना? कंफ्यूजन बाद में नहीं होना चाहिए किसमें क्या हो रहा है, कुछ पता ही नहीं लग रहा। दो शब्दों से मेरे हिसाब से कहानी क्लियर है। केस वन केस टू लिखा।
तो साधारण सा काम है, एक गन की बात हमसे कर दी गई है, गन से गोलियां चलाई जा रही है। गोली जो चलेगी, जो कि बंदूक के अंदर है जब तक विराम में है, जितना वेग उसे मिलेगा उसी के अकॉर्डिंग वहां पर संवेग में परिवर्तन होगा। तो एक गोली के संवेग में परिवर्तन को हम पहले से ही क्या लिख चुके हैं, ऐसी कितनी गोलियां दागी जा रही है किसी समय डेल्टा टी में, और वही चीज क्या बन जाती है, औसत बल बन जाती है। तो मुझे सबसे पहले तो ये बता दें कि कितने समय में कितनी गोलियां दागी जा रही है। 1 सेकंड में, यानी समय डेल्टा टी 1। कितनी गोलियां, और एक गोली के संवेग में परिवर्तन 50/1000 मल्टीप्लाई 1000। सही बात। 50/1000 क्यों किया, क्योंकि द्रव्यमान हम चाहते हैं न्यूटन को, बल को किसमें लिखेंगे अंत में, न्यूटन में। न्यूटन क्या है, ऐसा यूनिट, ऐसा यूनिट के लिए क्या चाहिए, सब कुछ स्टैंडर्ड, किलोग्राम, मीटर, समय, सेकंड में, इस तरीके की चीजें चाहिए। तो ग्राम वगैरह नहीं चाहिए अपने को, किलोग्राम में परिवर्तित कर लेने के लिए गोली का द्रव्यमान हमने किलोग्राम में निकाल लिया। 1000 से 1000 काट देंगे और ये आ जाएगा 500 न्यूटन। कितना, 84 न्यूटन। नहीं, एक आखिरी बार एक चीज और बोल देता हूँ यार बेटा। जब लिखने का समय होता है ना, तो आप पता नहीं क्या डिजाइन, 10 तो पेन चेंज करेंगे, स्केल से लाइन खींचेंगे, उसमें समय लगता है। सुनो मेरी बात को, उसमें समय लगा देंगे, पूरा लिखेंगे नहीं। फिर अब मैं नहीं रुक सकता, मेरे सामने समस्या है, मेरे पास टास्क है, मैं नहीं रुक सकता आपके स्केल और आपकी डिजाइन के लिए। ड्राइंग क्लास नहीं है पहली बात तो। सुनो, फिर क्या होता है जब हम सवालों पर आते हैं ना, तो उनका दिमाग तो पूरा वही वही अटक जाता है कि हमने तो अभी तो पूरा लिखा ही नहीं, पूरा लिखा नहीं तो सवाल कहाँ से होंगे, और वो वहीं से क्लास में पीछे रहना शुरू हो जाते हैं ऐसे बच्चे। थोड़ा सा अपने आप के अंदर ये बात बना ले दिमाग में, सामने लिखा हुआ है, डिजाइन विजाइन ये सब चलता रहेगा, पहले लिख लें। जो भी जितनी सी चीजें हैं तुरंत तुरंत फटाफट से लिखना अपना प्राइमरी टारगेट रहना चाहिए, ताकि सवाल आने पर हम सवालों पर जल्दी से जल्दी आ पाए। समझो तो आपकी फायदे की बात है यार, नहीं समझो तो, क्योंकि नहीं रुक पाएंगे बेटे, बात मानो इस चीज के साथ तो आपको ही कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा कि राइटिंग आपकी 20 से 18 चलेगी, वो दिक्कत नहीं है, पर आपको लिखना पूरा है साथ के साथ। आप सोचो घर जाके लिख लेंगे या बाद में देख लेंगे, हमारे तो सर टाइम ही नहीं देते लिखने का, हम क्या करें, क्वेश्चन ही नहीं होते। वो फिर सब सब मेरे हिसाब से फिर सब बहाने हो जाते हैं वो सब एक तरफ। मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मुझे दिख जाते हैं ऐसे 10-12 लोग जो लिख ही नहीं पा रहे पूरा। पूरे लोग लिख के तैयार हो चुके हैं, बैठे हैं पेन पटक के, और 5-7 लोग ऐसे हैं जिन्होंने अभी आधा भी नहीं लिखा होता है। अब उसका क्या औचित्य है, मुझे समझा दो। ऐसा भी क्या कछुआ चाल चलना है यार भाई। चलो, उम्मीद करता हूं जिन लोगों को कहना चाहता हूं उनकी बात समझ आई होगी। ठीक है, अगले सवाल में प्लीज थोड़ा सा साथ रहें, तो चीजें आपको आसान भी लगेंगी, सवाल समझ में आएंगे, घर जाके आपको थोड़ा आसानी से रिवीजन होने में मजा आएगा। यहां पर अपन औसत बल की बात करते हैं, मुद्दा वही सेम है, कितने समय में कितनी गोलियां, 1 मिनट मतलब में कितनी गोलियां। तो ये हमारा डेल्टा टी भी प्यारा सा मिल गया, एन भी मिल गया। और अब गोली के संवेग में परिवर्तन, तो हम जानते हैं कि गोली, ऐसा नहीं होता कि गोली पहले बंदूक में घुसती है और फिर निकलती है। गोली बंदूक के अंदर ही होती है शून्य वेग पर और निकलती है, यानी संवेग में परिवर्तन एम वी, और एम कितना, 35/, और वेग 400। अब इसको साधारण तौर पे कैसे किया जाए, मेरे हिसाब से इसको 6 बार काट लिया जाए पहले तो, 2 जीरो से ये 2 जीरो उड़ा दी जाए, फिर यहाँ पे 5 से ये 2 बार, और 5 से ये 7 बार कट जाएगा, और 4 से ये 2 बार कट जाएगा, तो ऊपर बचा 6, 7 और 2, 84 न्यूटन। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, चले। इम्पल्स इसे कहते हैं, मैं लिखता हूं, बढ़ू आगे बेटे। यहां पर है नेक्स्ट इम्पल्स, ध्यान से सुनना। इम्पल्स और
इसे हिंदी में कह देते हैं आवेग। ये सदिश राशि है, इसे आई से व्यक्त करते हैं, तो आई सदिश भी इसे लिख देते हैं। पहले इसका स्टेटमेंट लिख लो ताकि समझने समझने की बातें एक साथ हम कर लेंगे। इसके लिए लाइन लिख लो, जब एक बड़े परिमाण का बल, जब एक बड़े परिमाण का बल अल्प समय के लिए किसी वस्तु पर आरोपित किया जाता है, आरोपित किया जाता है, तो संवेग में परिवर्तन, तो संवेग में परिवर्तन ही आवेग कहलाता है। तो संवेग में परिवर्तन ही आवेग कहलाता है। इसका मतलब क्या है, ध्यान से सुनना। हम यहां पर एक चीज ये लिखे थे, न्यूटन के द्वितीय नियम से हमने क्या कहा था, हमने कहा था कि एफ एवरेज औसत बल बराबर डेल्टा पी बाय डेल्टा टी। अगर इसी परिस्थिति को मैं थोड़ा सा ऐसे लिख दूं कि डेल्टा पी बराबर एफ एवरेज इंटू डेल्टा टी, और मैं गौर से इस स्थिति, इस परिभाषा को यहां पर उतार दूं, जैसा कि मैंने कहा कि जब एक बड़ा बल अल्प समय, अल्प से भी छोटा लिख देता हूं मैं, और इस स्थिति में जब एक लार्ज अमाउंट का फोर्स बहुत कम समय के लिए जब किसी वस्तु पर लगता है, तो इस स्थिति से संवेग में परिवर्तन होता है, और जो संवेग में परिवर्तन होता है उसी को क्या कहते हैं, इंपल्स कहते हैं। इसका क्या मतलब है, थोड़ा सा ध्यान से सुनना। कि हमने सीखा है यही फॉर्मूला, जब मैंने थोड़ी देर पहले कल लिखा था, लास्ट क्लास में लिखा था, तो मैंने कहा था कि इस फॉर्मूला, कोई चीज जब ऊपर से नीचे गिरती है तो उस संवेग में परिवर्तन करने के लिए यदि आपको समय मिलता है बहुत कम, तो बल लगेगा बहुत। संवेग में परिवर्तन होना तो तय है, यानी जब एक मोटरसाइकिल गड्ढे में गिरेगी तो गड्ढे में गिरेगी तो संवेग में परिवर्तन होगा। मुद्दा यह था कि बल हमें कम महसूस होगा या ज्यादा महसूस होगा, और यह सब किस पर निर्भर करेगा, डेल्टा टी पर। तो यही चीज हम यहां से कहना चाहते हैं कि यदि किसी स्थान पर, किसी ऐसी जगह पर जहां पर लग रहा बल तो क्या हो, बहुत ज्यादा हो, और बहुत कम समय के लिए वो बल जब लग रहा हो, यानी अत्यल्प समय हो, बल का परिमाण बराबर हो, उस स्थिति में संवेग में परिवर्तन जो होगा, और उस संवेग में परिवर्तन को ही हम किस नाम से पुकार सकते हैं, आवेग के नाम से बुला सकते हैं। जहां पर इस बल को इसका बहुत ज्यादा हमारे उपयोग में नहीं है, पर फिर भी मैं आपको यहां पर तुलना करके बताता हूं। एक गेंद आती है सीधी सीधी, और बैट्समैन उस गेंद को मारता है, और चौका या छक्का मार दिया गया है। अब आप समझते हैं कि यहां से गेंद जो अच्छी खासी रफ्तार से आती है, बल्ले से टकराकर अच्छी खासी रफ्तार से जाती है, तो क्या हमें उसका वास्तव में संवेग में परिवर्तन नजर आता है, अच्छा सा बढ़िया सा संवेग में परिवर्तन नजर आता है, गेंद भी ठीक ठाक द्रव्यमान की होती है। और आप ये भी जानते हैं कि बल्ले और गेंद के बीच में संपर्क समय बहुत, तो निश्चित रूप से जो बल लगाया जाएगा उसका परिमाण क्या होना चाहिए, होना चाहिए, बिना बहुत ज्यादा अच्छा खासा बल लगाए क्या कोई चौका या छक्का मार सकता है, नहीं। यही सीधी सी बात हम यहां पर कहना चाहते हैं
कि जब ऐसी परिस्थितियां हो कि अत्यल्प समय में ऐसा कुछ बल लगा दिया जाए कि हमें संवेग में परिवर्तन जब नजर आने लगे, तो वास्तव में उसी प्रकार का संवेग में परिवर्तन क्या कहलाता है? आवेग कहलाता है। और हमारे पास सामान्यतया आवेग के क्वेश्चन कैसे होंगे वो मैं बता देता हूं। एक गेंद गिराई जाएगी, धरातल से टकराएगी और टक्कर खाकर तुरंत कहां चल बसेगी? ऊपर। और आप जानते हैं टक्कर का वो समय क्या है? बहुत कम। गेंद फेंकी जाएगी, दीवार से टकराएगी, गेंद फेंकी जाएगी, बल्ले से टकराएगी। तो ऐसी परिस्थितियों में अपने को जो बल नजर आएगा, आप उसे क्या कह सकते हैं? आवेगी बल कह सकते हैं। और उस दौर में, उस स्थिति में संवेग में परिवर्तन को ही आवेग के नाम से जान सकते हैं। यानी इन शॉर्ट में पूरी कहानी में लिख देता हूं कि कोई आवेग कुछ और नहीं है, आवेग संवेग में परिवर्तन ही है। बस उसके लिए स्थितियां कुछ ऐसी है कि समय अल्प होना चाहिए। अब मैं यहां पर अल्प समय को भी बता देता हूं। अल्प समय मतलब सवालों के थ्रू आप समझ ही गए होंगे। 0.2 सेकंड, 0.4 सेकंड, 0.1 सेकंड, ऐसे अल्प समय अंतरालों के लिए जब जब बात होगी तो हमें वो समय अल्प समझ आएगा। उस स्थिति में हम उस संवेग में परिवर्तन को आवेग नाम से जान सकते हैं। कोई दुख? इसके बजाय ऐसा हो जाए कि एक गेंद को फेंका गया और उसके 5 सेकंड में संवेग में परिवर्तन हुआ। जैसे समझना, एक गेंद को हमने यहां पर किसी कोण से फेंका, प्रोजेक्टाइल मोशन, और वो गेंद यहां से यहां कर जमीन पर गिरी 10 सेकंड बाद। इस गेंद के संवेग में परिवर्तन हुआ कि नहीं हुआ? अरे हुआ कि नहीं हुआ? हुआ। कितनी देर में हुआ? मान लो 10 सेकंड में। तो 10 सेकंड अल्प, अत्यल्प मानोगे या बड़ा मानोगे? तो संवेग में परिवर्तन है, पर समय वहां पर ज्यादा है। यानी उस स्थिति में जो बल लग रहा है उसे आवेगी बल नहीं कह सकते। आवेगी बल होता है जो चुटकियों में लगे और अपना काम करके निकल जाए। ठीक है मुद्दा? चलिए अब थोड़ी सी गणित पर आ जाते हैं। हमने यहां पर क्या सीखा? हमने सीखा कि किसी वस्तु पर नेट फोर्स को आप और हम डीपी बाई डी न्यूटन के द्वितीय नियम से लिखना सीख चुके हैं ऑलरेडी। मुझे यहां पर सदिश लगा देना चाहिए। और अब यहां से मैं चाहता हूं इस dt को इस एफ नेट के साथ लिख दिया जाए। यानी एफ नेट के साथ कौन लिख दिया मैंने? dt। दूसरी तरफ कौन बचा? इसका अगला स्टेप क्या होता है? समाकलन। बहुत बढ़िया, इसका अगला स्टेप होता है समाकलन। समाकलन में क्या लगाते हैं? लिमिट यहां पर t1 से, यहां नीचे p1 से p2। dp का समाकलन क्या होता है? p, जिसमें उच्च सीमा रखूंगा तो p2, निम्न सीमा रखूंगा तो बराबर इधर क्या आ जाएगा? इंटीग्रेशन एफ नेट डी टी टी1 से। वापस से मैं वही बात कह देता हूं कि अगर ये t1 t2 की लिमिट बहुत नजदीक है तो ये आवेग कहलाएगा, अन्यथा ये सिंपल संवेग में परिवर्तन ही जाना जाएगा। कोई दुख? बात को सुनते जाना कि ये फॉर्मूला, यानी ये इंटीग्रेशन का काम आपको कब तक करना है? जब तक एफ जो दिया है वो क्या हो? वेरिएबल हो। यानी जब जब दिया गया बल सदिश कैसा हो? तो वेरिएबल अगर है तो इंटीग्रेशन के बिना और कोई रास्ता है ही नहीं। पर अगर क्या हो जाए और कांस्टेंट हो जाए, तो यदि ये एफ नेट कांस्टेंट है तो कांस्टेंट इंटीग्रेशन के बाहर आ जाता है। अंडर इसमें इंटीग्रेशन में क्या बचा? dt। क्या बचा? क्या बचा? dt का समाकलन t में उच्च सीमा t2 माइनस t1 ही क्या है? डेल्टा t। तो क्या शिक्षा मिलती है कि जब औसत बल दिया हो तो समय से सीधा गुणा कर दो, क्या मिल जाएगा? डेल्टा पी, संवेग में परिवर्तन। जो दिया गया बल है वो नियत हो तो भी वही सेम काम कर दो, क्या मिल जाएगा? संवेग में परिवर्तन। पर अगर दिया गया बल, तो बिना इंटीग्रेशन के आपका काम नहीं हो सकता। सवाल करेंगे, आपको घबराने की जरूरत नहीं। मैं फिर भी चाहता हूं, क्योंकि ये समझने लायक बात है। यहां से ही आप इस बात को पूरा 100% समझ सकते हैं कि जो मैंने कहा क्या वो सत्य है, समझ आ रहा है कि अगर बल परिवर्ती है
और मुझे पता है कि यार मुझे बल का समाकलन करना ही पड़ेगा, तब जाकर मुझे संवेग मिलेगा, तो मुझे समाकलन का दौर, समाकलन का प्रोसेस करना ही पड़ेगा। पर वहीं अगर मेरे पास जो बल दिया गया है वो या तो औसत बल की बात कर रहा हो या वो नियत बल दे चुका हो, तो उस स्थिति में बल का सीधा सीधा किसके साथ गुणन कर दूंगा? डेल्टा। मुझे सीधा क्या मिल जाएगा? डेल्टा पी मिल जाएगा। मुझे सीधा क्या मिल जाएगा? अब उस डेल्टा पी को आवेग कहना है या नहीं कहना है, ये आपकी समझ पे निर्भर करता है। उसके लिए क्या देखेंगे? अल्प समय। वो सवाल देगा तो आपको अपने आप समझ आ जाएगा। कोई दुख? मैं फिर से अंत यहां पर अपने इस स्टेटमेंट का करता हूं इसके रिगार्डिंग, वो ये कि आवेग कुछ और नहीं, संवेग में परिवर्तन ही है, जिसकी इकाई वही है जो संवेग में परिवर्तन की है। यानी यहां पर आवेग की इकाई को मैं फिर से क्या लिख देता हूं? केजी मीटर पर। एक चीज और सुनते जाना, इसी का एक प्रकार और रहता है कि यदि जो समाकलन है, समाकलन में जो कार्य करते हैं, ग्राफ में वो कार्य कौन करता है? एरिया। हाँ के ना? यानी यहां पर एक बल और समय का कुछ ऐसा ग्राफ दिया जाए और कुछ ऐसा ऐसा इस तरीके से ग्राफ दे दिया, और मुझे यहां पर अगर आवेग या डेल्टा पी निकालना है तो मुझे क्या निकालना पड़ेगा? एरिया, क्षेत्रफल। किसका बेटा? एफ टी। बहुत बढ़िया, एरिया ऑफ एफ टी ग्राफ, जिसमें बात वही पुरानी यहां पर अभी भी है कि इस अक्ष के ऊपर का क्षेत्रफल और अक्ष के नीचे का क्षेत्रफल। हाँ के ना? यानी जिस अंतराल का संवेग में परिवर्तन निकालना है, उस अंतराल से वहां तक का क्षेत्रफल निकाल लूंगा। जिस अंतराल का क्षेत्रफल निकालूंगा उसी अंतराल का मुझे डेल्टा पी मिल जाएगा। हाँ के ना? अरे जैसे मुझसे कह दिया टी बराबर 1 से टी बराबर 3 का संवेग में परिवर्तन निकालो, समझ रहे? टी बराबर, तो क्षेत्रफल कहां से कहां तक का ही निकालना है? 1 से 3 तक का, जहां से 1 शुरू हो रहा है, जहां से 3 तक। ऐसा नहीं कि क्षेत्रफल कहीं से भी कहीं का निकाल दिया और आंसर लिख दिया। समझ के बाद? बढ़िया। ये लिख आपको इसमें आवेग संवेग में ज्यादा परेशान होना नहीं है। दोनों चीजें एक है। आपको दिमाग यूं नहीं लगाना कि कब आवेग बोलना है कब संवेग बोलना है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव पेपर होता है, आप भी जानते हो। तो क्वेश्चन खुद ही बोलेगा आवेग निकालो या संवेग में परिवर्तन निकालो। जो भी निकालना है पैटर्न सेम है, पैटर्न सेम है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। बस पूरे, मुझे जहां तक लगता है पूरी बोर्ड पे जो लिखी चीज है उसमें ध्यान देने योग्य बात यही है कि अगर बल परिवर्ती है तो समाकलन करना है, बल नियत है या औसत बल है तो सीधा सीधा उसको डेल्टा टी से गुणा करना है, और ग्राफ अगर दे दिया है तो ग्राफ का क्षेत्रफल निकाल लेना है। बस ये 3 बातें हैं साधारण सी।
ये जो इम्पल्स या मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम की यूनिट है ना बेटा, या इम्पल्स की यूनिट की बात करें, क्योंकि इम्पल्स के लिए आप क्या कर रहे हैं, एफ को टी से गुणा कर रहे हैं ना, तो इसकी यूनिट आप चाहे ना तो न्यूटन सेकंड भी लिख सकते हैं। एफ न्यूटन, समय सेकंड, तो न्यूटन गुणा सेकंड भी लिख सकते हैं। एक मिनट रुक जाओ, यहां पे ही ये भी लिख लो सब लोग। ये इधर वाला लिखा। पहले वाले में क्या करना है बेटे, सीधा सीधा गुणा कर दें, क्योंकि जो बल दिया है वो कांस्टेंट फोर्स दिया हुआ है, साफ साफ नजर आ रहा है, तो संवेग में परिवर्तन या आवेग बराबर एफ, यानी 200 गुणा 0.2 सेकेंड, 40 न्यूटन सेकेंड। दूसरे वाले में पहले संवेग में परिवर्तन बताओ, संवेग में परिवर्तन पहले कितने से चल रही है, तो डेल्टा पी का परिमाण हम निकाल देंगे कि यहां पर ये, अच्छा डेल्टा पी को ऐसा लिख सकता हूं, इधर देख लो एक बार, डेल्टा पी को मैं लिखूंगा पी फाइनल माइनस पी इनिशियल, फिर पी फाइनल में लिखूंगा एम, यहां पर इसको ऐसा लिख सकता हूं, वी फाइनल माइनस वी इनिशियल, मानते हैं ऐसा, है ना, संवेग बराबर मास इनटू वेलोसिटी, मास को अलग कर लिया कॉमन लेकर, तो यहां से मास कितना दिया हुआ है 500, और वेलोसिटी में परिवर्तन कितना है, अंत में रोक दिया, और प्रारंभ में 20, तो ये परिमाणात्मक रूप से 20 इंटू 500, 10,000, 10,000 केजी मीटर पर सेकेंड। और एफ एवरेज क्या हो जाएगा बेटा, औसत बल समय,
सॉरी, डेल्टा पी 10,000/5, 2000 न्यूटन। बताओ, समाकलन करना है। डेल्टा पी, सिंपल सी चीज, हम सारी चीजें जानते हैं। एफ डी टी, एफ कितना है? 2t + 10 dt, 1 से 3। समाकलन 2t का हो जाएगा t² प्लस, लिमिट रख देंगे 1 से 3, उच्च सीमा 3 रखो 9 और 30 39, निम्न सीमा 1 और 10 11 28। इसमें मैं सीधा आंसर लिख देता हूं, आप कैलकुलेट कर लेना। समाकलन है सिंपल, अपन ऐसा काम कर चुके हैं, आप आंसर निकाल लेंगे।
चलिए, पहले वाले में आपको समझ आ गया होगा कि जब संवेग और समय का ग्राफ दिया जाएगा तो बल निकालने के लिए ढाल देखेंगे, याद है, टेन थीटा। अब इस पहले वाले में आपको ढाल देखना होता है। ढाल के लिए बेटे मेरी बात को गौर से ध्यान से सुन लीजिएगा कि ये है संवेग अक्ष, ये है समय अक्ष। हम चाहते क्या है, डीपी बाय डी, क्या चाहते हैं, यानी डीपी रहना चाहिए ऊपर, डी रहना चाहिए नीचे। डीपी बाय डीपी रहना चाहिए ऊपर, डी रहना चाहिए नीचे। इसका मतलब है डीपी बनेगा लंब और आधार बनेगा कौन, लंब बटे आधार, वही टेन थीटा होता है। यानी हमारी जो भी यहां पर अक्ष, क्षैतिज अक्ष है वो टी रहनी चाहिए। जो भी कोण हम नापेंगे वो क्षैतिज अक्ष के साथ कोण होना चाहिए। तो अगर मैं यहां से कण ए पर लगा बल निकालना चाहता हूं तो कण ए का इस टी वाली समय अक्ष के साथ कितना कोण है, और कण बी का कितना कोण है, 60। तो ये हो जाएगा कितना, tan 30, और ये कितना हो जाएगा, tan 60, और इन्हीं दोनों का अनुपात। तो tan 30 का मान और tan 60 का मान, नीचे दो रूट त्रिकट्टे होके 1/3। तो आपको एक बात क्लियर हो गई कि भैया मुझे जो भी कोण चाहिए वो कोण किस अक्ष के साथ चाहिए, समय वाली अक्ष के साथ। तो यहां पर कण ए का समय वाली अक्ष के साथ कितना है, और इसका समय वाली अक्ष के साथ कितना है, 45। तो जब हम यहां पर लिखेंगे एफ ए बटे एफ बी, तो एफ ए के लिए tan 30 डिग्री, और बी के लिए tan, क्योंकि ये ऊपर से 45 दिया हुआ है तो नीचे से यहां से समय वाली अक्ष के साथ 45 ही बचेगा, और ये हो जाएगा tan 45। tan 45 का मान, तो अनुपात क्या आ जाएगा, 1/√3। इसमें बताओ ए का यहां से कोण कितना है, और इसका यहां से कोण कितना है, 60। तो जब अपन एफ ए बटे एफ बी करेंगे तो ऊपर क्या लिखूं, tan 45 बटे tan 60, 1/√3। ये स्लोप वालों में किसी को समस्या हो तो बताओ। ये आसान क्वेश्चन है इसलिए मैंने ज्यादा जोर इन पे दिया नहीं है। फिर भी किसी को समस्या है तो एक बार अपन बात कर सकते हैं, कोण निकालना वगैरह। हाँ बेटा, कौन से में बताऊं मैं, पहले में तो आसान है, या पहले से ही बताऊं, दूसरा। जैसे दूसरे वाले में आपको दिया क्या है, ये जो पीले कलर से लिखा हुआ ये दी हुई चीजें हैं, है ना। तो ए का समय, मैंने क्या कहा, कोण किस अक्ष से देखना है, टी वाली अक्ष से। तो टी वाली अक्ष से ए का कोण कितना है, तो बल क्या लिख देंगे, tan 30। बी का समय वाली अक्ष से कोण कितना है, कैसे 45। मेरे भाई ये दिया हुआ है ना, वाई वाली अक्ष के साथ कितना दिया हुआ है, तो एक्स वाली अक्ष के साथ कितना होगा, अरे होगा ना यार, कुल 90 होता है, और वही 45 मैंने यहां पे लिख दिया। जैसे एक बार तीसरे में ट्राई कर ले, वापस से पूछता हूं, कोण हमें किस अक्ष के साथ निकालना है, टी अक्ष के साथ। जो ए वाला है उसका ऊपर वाली ऊर्ध्वाधर अक्ष के साथ कोण कितना है, 30 और 15। तो क्षैतिज अक्ष के साथ कितना, तो ए वाले के लिए tan 45। बी वाले के लिए देखोगे तो ऊर्ध्वाधर अक्ष के साथ कोण कितना, तो क्षैतिज अक्ष के साथ कितना, 60। तो tan 60। ठीक है। अब मुद्दा ये हो सकता है, हाँ इससे ऊपर सवाल ये हो सकता है कि सर आप बल को tan थीटा से कैसे लिख रहे हो। हाँ, क्या,
ढाल है, कौन किसका ढाल है? पी का टी के साथ, यानी पीटी ग्राफ का ढाल। क्या कहलाता है पीटी ग्राफ का ढाल? क्या? पीटी ग्राफ का ढाल क्या कहलाता है मेरे भाई? कैसे कहलाता है? बता बता। देखा बचपन में पोलियो की दवा ना पीने का नुकसान। सावधानी हटी। न्यूटन के द्वितीय नियम से यही जानते हैं, एफ बराबर डीपी बाय dt। अब न्यूटन के द्वितीय नियम से बड़ी क्या चीज ला दूं मैं तेरे लिए भाई? सही है ना मुद्दा? बेटा हल्के में नहीं लेना चीजों को यार, थोड़ा थोड़ा अपन इतने तो मेहनत कर ही सकते हैं कि न्यूटन का द्वितीय नियम एफ डीपी बाई डी टी तो याद रखेंगे कम से कम। तब तो हम आगे बढ़ पाएंगे ना, है ना? ओके, चलिए। तो ये लिखा होगा यहां तक का? चलो मैं पहले ये बता देता हूं। यहां पर सिंपल सा काम है, आवेग निकालना है। आवेग ही संवेग में परिवर्तन है, और संवेग में परिवर्तन या आवेग के लिए हमें एफटी ग्राफ का क्या चाहिए? क्षेत्रफल। कहां से कहां तक? 0 से 0.6 तक, यानी ये पूरा क्षेत्रफल मुझे चाहिए। क्षेत्रफल कैसे निकलेगा? 1/2 आधार गुणा, क्या सारा का सारा अक्ष के ऊपर है? पूरा क्षेत्रफल धनात्मक ले लूं, सॉल्व करें तो कितना आ जाएगा? 60 kg मीटर पर सेकेंड। अब नीचे क्या पूछा है? ये हमने निकाला क्या है? आई या डेल्टा पी, और डेल्टा पी यानी पी फाइनल माइनस पी इनिशियल बराबर 60। और मुझे यहां पर प्रारंभिक संवेग कुछ दिया हुआ है, टी बराबर 0 पर 20। तो मुझे अगर अंतिम संवेग यानी टी बराबर 0.6 पर पूछा जा रहा है तो ये लिख दूंगा कुछ ऐसा, और अंतिम संवेग मुझे मिल जाएगा 80 kg मीटर पर सेकंड, है ना? कोई दुख आया? क्षेत्रफल निकालना है, मात्र वही क्षेत्रफल आवेग या संवेग में परिवर्तन है। अब प्रारंभिक देकर अंतिम पूछा है तो उतना तो जुगाड़ अपन जानते ही हैं, पी फाइनल पी इनिशियल करके। मुझे ईएलपी और मॉड्यूल दे दें एक बार, थोड़ा जल्दी से। ईएलपी नई वाली नहीं मिली। ELP1 कंप्लीट।
ELP 2 में क्वेश्चन नंबर 11 तक, ELP 1 कंप्लीट और ELP 2 में क्वेश्चन नंबर 11 तक। और मेरी फिर से रिक्वेस्ट रहेगी, मतलब इन चीजों को थोड़ा इंटरेस्ट लेकर समय पे सॉल्व करें, आपको मजा आएगा और आगे बढ़ेंगे तो और कॉन्फिडेंटली चैप्टर में आगे बढ़ोगे, है ना। तो साथ के साथ इन चीजों को करते जाओ। आपको किसी से दूसरे से ये पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि यार क्या करना चाहिए, कैसे रिवाइज करना चाहिए। आपको खुद समझ में आ जाएगा कि क्लास की सीक्वेंस क्या है, हमें जो कंटेंट मिला है उसकी सीक्वेंस से हमारी प्रैक्टिस कितनी हो रही है, इन्हीं से कॉन्फिडेंस डेवलप होगा। मॉड्यूल तो दे दो यार। यही है क्या? ये तो बेसिक मैथ्स है। हाँ जी। और एक चीज जो हम ELP 5 तक मैंने दी थी आपको बेसिक मैथ्स में, 6 और 7 और ले लेना। ELP 6, ELP 7, इनको भी आप रिवाइज रिवाइज कर लेंगे। अभी मैं आपको न्यूटन्स लॉ का होमवर्क देता हूं। ये एक काम करें, पहले ईमानदारी से न्यूटन्स लॉ का कर लें पहले। बेसिक में अगर नहीं हो पाए ना तो वो छोड़ देना भले, पर प्लीज ELP 1 अपन न्यूटन्स लॉ की ELP 1 और ELP 2 में कितना बोला मैंने, 11 तक ये जरूर कर लेना। और इसके साथ आप करना एक्सरसाइज 1 में 16 तक। बिल्कुल ईमानदारी से कर लेना। ये सारे क्वेश्चन हो ही जाने चाहिए। डाउट अगर बचता है ना तो मेरे हिसाब से एक या ज्यादा से ज्यादा दो डाउट रहने चाहिए, बाकी सारे स्टैंडर्ड और आसान सवाल होने चाहिए। कैलकुलेशन में आपको मिस्टेक अगर लगती है तो वैसा मैंने टेलीग्राम चैनल पे उनके सॉल्यूशंस वगैरह डाले हुए हैं कुछ कुछ, वो हार्ड कॉपी भी एक आध दिन में आपको बटी जाएगी कुछ कुछ चीजों की, जैसे भी बनता जाएगा, है ना। ठीक है, थैंक यू। लो ले जाओ ये भैया। भैया